हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के पूरे यूनिट्स का सलूशन देने वाला है। तो बहुत दिनों से लगातार वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ समय की व्यस्तता चली थी, लेकिन अब वीडियो लगातार आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है, उसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इस केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ चौथे वीडियो लेक्चर्स की बारी है हम लोग को पढ़ने की। तो जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन 3 वीडियो को नहीं देखा हुआ है, वो सबसे पहले उस 3 वीडियो को देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, ताकि आपके जो आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स हैं या फिर इन टर्म एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो समय न व्यतीत करते हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना लिया था, और ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो कुछ यूं हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिला था CHO COH HCOH 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 H और नीचे की तरफ CH2OH। काउंट करें कार्बन नंबर को तो 1 2 3 4 5 और 6। सिर्फ पहले पे CHO, लास्ट में CH2OH, पहला OH राइट हैंड साइड में, दूसरा OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, यहां पे देखिए जरा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है इसमें यहां आपको दिख रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड अगर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फिर इसको एल्डिहाइड के जो रिएक्शंस हैं, एल्डिहाइड के जितने रिएक्शन हैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देने चाहिए। अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड के रिएक्शन इसको देने चाहिए थे, इसकी प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था। एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था, लेकिन ये ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड के रिएक्शन और प्रॉपर्टी को बहुत सारे नहीं शो करता है। इसको साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फिशर जो साइंटिस्ट थे, फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये ग्लूकोज बहुत सारे एल्डिहाइड के प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है। कौन कौन से एल्डिहाइड के रिएक्शन को नहीं दे रहा है। कौन कौन से रिएक्शन देखा उन्होंने कि अगर कोई भी एल्डिहाइड होता था, कोई भी एल्डिहाइड अगर है तो इसको क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट बनाना चाहिए। सिंपल एल्डिहाइड क्या करता है कि क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड बनाता है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड बना सके। फिशर क्या रियलाइज करते हैं? फिशर ये रियलाइज करते हैं कि जो ये ओपन चेन ग्लूकोज का है वो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड नहीं बनाता है, ना ही वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर तो उसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन वो अमोनिया के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। साथ ही साथ और देखा फिशर ने कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो स्टिफ रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता है। स्टिफ रिएजेंट टेस्ट भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं देता है। क्यों? अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये वाला सही है, अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा सही है तो इसको तो एल्डिहाइड इसमें है तो एल्डिहाइड वाले रिएक्शन देने चाहिए थे। एल्डिहाइड के अगर है तो ये क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड भी बनाना चाहिए था।
अमोनिया के साथ रिएक्शन भी करना चाहिए था, साथ ही साथ स्टिफ रिएजेंट का टेस्ट भी देना चाहिए था। लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये सारी चीजें नहीं देता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये सारे रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर ये रिएक्शन नहीं देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा सही नहीं है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में जरूर कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना तो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड बना रहा है, न ही ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, न ही ये स्टिफ रिएजेंट टेस्ट दे रहा है। ये बातों को कौन रियलाइज किया? फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रियलाइज किया। इज दैट क्लियर? एक बार और जरा ध्यान से सुन लीजिए कि फिशर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड भी बनाना चाहिए था, अमोनिया के साथ रिएक्शन भी देना चाहिए था, स्टिफ रिएजेंट टेस्ट भी देना चाहिए था। लेकिन ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल इन सारे टेस्ट को, इन सारे रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता। इसका मतलब ये ग्लूकोज का सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, और भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो पहले फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलता हूं और आगे की चीजों को आपको बताते हैं। चलिए जरा हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी ग्लूकोज की जिसको ओपन चेन स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आगे हम लोग आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्लूकोज को। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर विच कंफर्म इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका था, दैट इज ये CHO, COH, HCOH, 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 H और नीचे की तरफ CH2OH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था ग्लूकोज का, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को नहीं शो कर रहा था, नहीं शो कर रहा था ग्लूकोज के। वो कौन कौन से थे? जैसे कि वो डिड नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड। अभी हमने बताया कि ग्लूकोज, देखिएगा जरा ध्यान से, तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ना तो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड बना सका और ना तो स्टिफ रिएजेंट टेस्ट दे सका इस CHO होने के बावजूद, इसकी वजह से ये देखा गया कि ग्लूकोज इस फॉर्म में ना पाके किसी और भी फॉर्म में पाया जाता होगा, तभी ये ग्लूकोज ये सारे स्ट्रक्चर को नहीं दे रहा है। तो इस बात को देखने के लिए देखा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर आखिर में ग्लूकोज दे रहा है। तो ये देखा गया कि ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में ना पाके साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है? जितने भी एग्जामिनर्स आपके आते हैं, जब वाइवा लेते हैं, तो वाइवा लेते समय वो ज़्यादातर ग्लूकोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पूछते हैं आपको। तो उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स को पूछेंगे, तो आप जरूर उसको बनाए रहिएगा। तो चलिए जरा, जब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये सारी प्रॉपर्टी देने में फेल कर गया, तो एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया। वो कैसे है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि ये कार्बन एटम हमने लिखा, पहला कार्बन एटम, और इसके हाइड्रोजन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, पहला कार्बन एटम लिखा और इसके हाइड्रोजन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है, देखिएगा जरा ध्यान से, ऑक्सीजन बचा है। होगा कुछ यूं कि पहले और पांचवें कार्बन से ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन उठ के पहले कार्बन के ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां H हो जाएगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला और इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, तो OH हो गया। अब देखो जरा बाकी सारी चीजें, COH, H, CH, OH, COH, H, फिर इधर देखिए C। अब पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन जा चुका है। जब हाइड्रोजन गया तो ये ऑक्सीजन भी ऊपर की तरफ चला
और कहाँ जाके रुक गया, इस बीच में आके ऑक्सीजन रुक गया है। हाइड्रोजन एक बचा है, हम हाइड्रोजन को इधर दिखा देते हैं, नीचे की तरफ ये हमारा CH2OH। देखिएगा जरा ध्यान से कैसे स्ट्रक्चर बनाया हमने। किया क्या हमने कि पहले कार्बन के हाइड्रोजन को जब इधर रखा, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो ऑक्सीजन सिर्फ बचा, और इस पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन को पहले कार्बन के पास पहुंचा दिया। यहां से हाइड्रोजन उठा और इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, तो यहां OH बन गया। अब ये ऑक्सीजन भी ऊपर की तरफ चला, लेकिन ये सिर्फ बीच में ही जाके रुक जाएगा, यानी पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल बॉन्ड। तो ये हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कॉपी पेन लेके कई बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके बिना प्रैक्टिस किए आप ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। और ये स्ट्रक्चर आपके ध्यान में है तो ये स्ट्रक्चर बहुत आप इजीली बना सकते हैं। करना क्या है कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देना है, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देना है, यानी हेमी एसिटल बॉन्ड बना देना है। और पांचवें कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले कार्बन के ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, और पहले और पांचवें कार्बन के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो सिर्फ ग्लूकोज से ये अल्फा डी ग्लूकोज बन सकता है, बीटा डी ग्लूकोज भी बन सकता है। इसका एक और फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज का एक और फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए देखो, हमने इस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ना, अब आगे वाले में हम राइट हैंड साइड रख दें। तो देखो जरा, इस कार्बन है, कार्बन के साथ इधर हमने हाइड्रोजन को रख दिया, तो ऑक्सीजन को हम इधर ले जाएंगे। अब देखो वही पांचवें कार्बन के हाइड्रोजन को पहले कार्बन के ऑक्सीजन के पास पहुंचा देंगे। ये इधर हो OH हो गया, बाकी सारी चीजें वैसे ही हम लिखते आएंगे। तो C, इधर ये OH, इधर ये H, फिर ये C, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ H, फिर C, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ H, फिर ये C। हाइड्रोजन जा चुका है इस ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन जा ऑक्सीजन के पास, और पांचवें कार्बन और पहले कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी हेमी एसिटल बॉन्ड बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम एज इट इज लिख देते हैं, लास्ट में नीचे की तरफ CH2OH है, तो हम CH2OH बना देते हैं, CH2OH बना देते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इस अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में या फिर क्या इस बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कहीं CHO ग्रुप दिख रहा है? कहीं एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको? कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप? इसमें देखो जरा, CHO कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं, CHO ग्रुप कहीं नहीं दिख रहा है। जब CHO ग्रुप इस दोनों के स्ट्रक्चर में है ही नहीं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज का जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है, अल्फा डी ग्लूकोज और इस बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों के स्ट्रक्चर में जब कहीं CHO ग्रुप है ही नहीं, तो यही ना रीजन है कि वो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट कंपाउंड नहीं बना रहा है, स्टिफ रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, it did not form crystalline bisulfate compound, failed to give stiff taste and do not react with ammonia. ये ग्लूकोज के दोनों स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और क्या रीजन है जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर मिड टर्म एग्जाम्स होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 99% ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो जितने लोग को समझ में आ गया होगा, लाइक के बटन दिया, लाइक के बटन को जरूर प्रेस करेंगे और कॉपी पेन लेके कई बार स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की पढ़ाई बिना कॉपी पेन के आप नहीं कर सकते, वो भी स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कई बार ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे से चीज़ों को और आपको डिटेल से पढ़ाते हैं।
चलिए जरा हम लोग देखते हैं। हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो देखो जरा, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इट इज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्लूकोज अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं देता। और ग्लूकोज सोज म्यूटा रोटेशन, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। म्यूटा रोटेशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा तब भी आपको इस म्यूटा रोटेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठेंगे तो आप लोग को इस म्यूटा रोटेशन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ग्लूकोज सोज म्यूटा रोटेशन ड्यू टू इट्स रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो होता है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है इस साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर की वजह से। अब क्वेश्चन उठता है कि ये म्यूटा रोटेशन है क्या, किसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन जरा जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। आपको हमने बताया था ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से देखिएगा, जब हम आपको कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन बता रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। लेक्चर नंबर 1 में ही हमने बताया है, तो वहां से आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये तो प्लेन पोलराइज लाइट दैट इज पीपीएल को या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं या फिर ये क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है। यानी सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। यानी इस अल्फा डी ग्लूकोज का भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोटेशन होगा और इस बीटा डी ग्लूकोज का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोटेशन होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज के भी स्पेसिफिक रोटेशन और बीटा डी ग्लूकोज के भी स्पेसिफिक रोटेशन। यानी कितने डिग्री पे ये क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। तो देखो जरा, अल्फा डी ग्लूकोज है, वो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 112 डिग्री। 112 डिग्री कितना होता है, 112 डिग्री होता है। और जबकि बीटा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +19 डिग्री। किसको म्यूटा रोटेशन किसको बोलते हैं, समझा रहे हैं आपको। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +19 डिग्री। और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और फाइनली आके +53 डिग्री पे आके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखिएगा जरा ध्यान से, अब मैंने आपको म्यूटा रोटेशन समझा रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है, बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री होता है। और ये स्पेसिफिक रोटेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं और जब ये चेंज होते हैं फाइनली आके ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होकर फाइनली आके +53 डिग्री पे ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। और स्पेसिफिक रोटेशन के इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन के इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बार और मैं अगर आपको बताऊं, पहले लाइक का बटन दिया, लाइक जितने लोग लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर करेंगे। तो देखो जरा एक बार मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन पूछा जाता है, म्यूटा रोटेशन। ध्यान से पढ़िएगा, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री। और ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है और फाइनली आके ये +53 डिग्री पे
कांस्टेंट हो जाती है। और स्पेसिफिक रोटेशन के इसी चेंज को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं म्यूटा रोटेशन के नाम से। फटाफट से पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डिफिनीशन भी नोट करा देता हूं, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए जरा इसी को हम लोग वर्ड्स में देख लेते हैं। तो फ्रेंच केमिस्ट टॉर्नेट, फ्रेंच केमिस्ट थे टॉर्नेट, तो फ्रेंच केमिस्ट टॉर्नेट एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फ्रेंच केमिस्ट जो टॉर्नेट थे उन्होंने दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के दो फॉर्म बनाए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री, अल्फा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो 112 डिग्री था, वाइल बीटा ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री। बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री है। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ईच ऑफ दिस फॉर्म, इनके ऑप्टिकल रोटेशन जो है चेंज ग्रेजुअली विद द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं और विथ द टाइम टिल फाइनली अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्लस 53 डिग्री। कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक कि वो कांस्टेंट वैल्यू प्लस 53 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता। और इसी फेनोमेनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये क्यों म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है? आपको ये चीजें पता चल गई। अब कैसे हम कंफर्म करेंगे कि ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इसी फॉर्म में पाया जाता है, इसके रिएक्शन कैसे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। देखते हैं हम लोग कि ये जो हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था वो कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो देखो जरा, ग्लाइकोसिड फॉर्मेशन कन्फर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर। कुछ होता यूं है कि ये हमने अल्फा डी जो ग्लूकोज बनाया था, ये अल्फा डी ग्लूकोज हम बना देते हैं आपके लिए, COH H COH H COH H COH H CH, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, नीचे की तरफ ये CH2OH। देखो जरा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और इस जब अल्फा डी ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं मेथेनॉल के साथ, CH3OH, मिथेनॉल, अल्फा डी ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन कराते हैं मेथेनॉल के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई HCl के प्रेजेंस में। देखिएगा जरा, अल्फा डी ग्लूकोज का जब रिएक्शन हम कराते हैं मेथेनॉल के साथ ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो होता क्या है? देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए, इसका H और इसका OH, इसका OH और इसका H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और CH3 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। When alpha D glucose is react with methanol in the presence of dry HCl, होगा क्या? ये H और OH H2O के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 को इसके साथ जोड़ दें जरा हम, तो CH3 को इसके साथ हम जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए C और ये O है और CH3 अब इसके साथ जाके जुड़ रहा है, O CH3, इधर की तरफ ये H, बाकी सारी चीजें वही हैं, COH H COH H COH H CH, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, दैट इज हेमी एसिटल बॉन्ड, और नीचे की तरफ ये CH2OH। क्या बना? ये मेथिल अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। ये बन गया मेथिल अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए जरा, तो अल्फा डी ग्लूकोज से मेथिल अल्फा डी ग्लूकोज का बनना, अल्फा ग्लूकोज से मेथिल अल्फा ग्लूकोज का बनना, इस बात को प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज में क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे लिखेंगे? when alpha glucose is react with methanol
in the presence of dry HCl they form methyl alpha glucose which conform its cyclic structure which conform its cyclic structure। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे मेथेनॉल के साथ ड्राई HCl के प्रेजेंस में, OH और H बाहर निकल जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। फटाफट से इतने को पहले नोट कर लो, यहीं से समझा देते हैं कि जब बीटा डी ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया आपने? चलिए जरा हम देखते हैं। ये देखो जरा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये अल्फा ग्लूकोज है। अब मान लो हम यहाँ बीटा ग्लूकोज बनाए, यहीं से हम बना देते हैं। ये देखिए ये बीटा ग्लूकोज हम बना दें, अगर मान लीजिए बीटा डी ग्लूकोज होता, बीटा ग्लूकोज होता, तो ये बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा ग्लूकोज में होता क्या है? बीटा ग्लूकोज में कुछ यूं होता है ना, इधर की तरफ तो H होता है, H की इधर की तरफ होता है। बीटा डी ग्लूकोज में अंतर सिर्फ इधर H होता है और इधर ये OH होता है, यही अंतर है ना। OH यहाँ होता है, OH इधर लेफ्ट हैंड साइड में और H राइट हैंड साइड में। किसके स्ट्रक्चर में? ये बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में होगा। वही जब इसके साथ मिथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो वही कहानी, ये वाला H बाहर निकलेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, ये H, ये देखिए H इसके साथ जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये H और OH बाहर निकल जाएगा। तो अब इधर H आ जाएगा ना, इधर की तरफ H और इधर की तरफ क्या? OCH3। तो यहां से क्या बन गया जी? यहां से बीटा ग्लूकोज से मेथिल बीटा ग्लूकोज बन गया ना, मेथिल बीटा ग्लूकोज बन गया, मेथिल बीटा ग्लूकोज बन गया। तो देखो जरा, व्हेन बीटा ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन बीटा ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl then methyl बीटा ग्लूकोज इज फॉर्म विच कन्फॉर्म इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा ग्लूकोज हटा रहे हैं, यहां हम क्या लिख दे रहे हैं? यहां हम बीटा ग्लूकोज लिख दिए। तो व्हेन बीटा ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl दे फॉर्म अल्फा ग्लूकोज नहीं, मेथिल अल्फा ग्लूकोज नहीं, मेथिल बीटा ग्लूकोज विच कन्फॉर्म इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जब अल्फा ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो मेथिल अल्फा ग्लूकोज बनाएगा, जब बीटा ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो मेथिल बीटा ग्लूकोज बनाएगा। और ये दोनों का दोनों रिएक्शन को बनाना, ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फ्यूजन बनाना, इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की वजह से हमको हेल्प क्या मिली? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से हमको ये पता चला कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था उसमें एल्डिहाइड है, तो वो क्यों नहीं अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, क्यों नहीं वो क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट नाम का कंपाउंड बनाता है, क्यों नहीं वो स्टिफ रिएजेंट टेस्ट देता है। तो उन सारे क्वेश्चन का जवाब यही है कि ग्लूकोज सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही नहीं पाया जाता, बल्कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी हमने इतने सारी चीज़ों से थ्रू प्रूव भी कर दिया है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो आपके लगातार पढ़ते रहेंगे ताकि जल्दी से आपके सिलेबस को भी हम लोग कवर कर सकें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा लेक्चर नंबर 5, जो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।